Dear friends and students, today we shall discuss mutation. What is mutation? What is the object of mutation? And what is the procedure laid down in the provisions of Rajasthan Land Revenue Act 1956? Provisions regarding the mutation has been laid down in Rajasthan Land Revenue Act 1956 in section 133 to 135. First of all, we discuss what is the mutation, what is the objection of the mutation, what is the object of the mutation, what is the procedure of mutation to be adopted for entering the mutation in relevant registers, and what are the objections of mutation. What is mutation? Mutation is an activity of changing the name of the position holder of a land. It means the name is changed from the transferor to the transferee when a land is transferred to the transferee. Suppose A has a land and he sold the land and give the position to the B. Then the name of the A in the register of mutation shall be changed on the name of B. It means that land will be transferred on the name of B. It is the process known as a mutation. What is the object of mutation? Object of mutation is not determining the final rights of the land and in the land, but it is only creating a liability of payment of the revenue of the said land. It is to be understood, the revenue of the land is to be paid to the government and others when a land is known. It means when A has transferred a land to B, that transfer should be recorded on the record of the government and an annual register and any relevant register maintained by the government, so that the revenue liability or payment of revenue or receiving of revenue may be fixed, from whom the revenue is to be received. मैं समझता हूँ कि आप मुटेशन से अर्थ समझ गए होंगे. मुटेशन का मतलब होता है दाखला. रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो पंजिका जिसको दाखला पंजिका कहते हैं, उसके अंतर्गत और अन्य रिकॉर्ड्स के अंतर्गत भी उस जमीन का, जो जमीन एक के नाम थी और उसने दूसरे को या तो बेच दी या उत्तराधिकार के रूप में उसको प्राप्त हुई या किसी कानून के तहत उसको प्राप्त हुई या किसी दूसरे कारणों से उसके कब्जे में वो ज़मीन आई
और वो कारण कानूनी है तो उसका नाम, जिसके नाम पहले थी उसके नाम को बदलकर दूसरे नाम को उस पंजिका में रख दिया जाएगा, ताकि वो जिसके पास वो ज़मीन पोजीशन में कब्जे में गई है वो उसका रेंट अदा कर सके। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि ये जो एक्शन है ये रेवेन्यू एक्शन है, रेवेन्यू लायबिलिटी फिक्स करने का एक्शन है। म्यूटेशन दर्ज करने का मतलब ये नहीं है कि उस ज़मीन पर फाइनल राइट्स उस व्यक्ति का अधिकृत हो गया जिसके नाम म्यूटेशन हो गया। फाइनल राइट तय करने की प्रक्रियाएं और हो सकती हैं और हैं, परंतु केवल ये तो रेवेन्यू लायबिलिटी फिक्स करने अर्थात रेंट लायबिलिटी फिक्स करने की एक व्यवस्था है। इस संबंध में 2-4 साइटेशन हैं जिसको मेरे को बताना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ टू बी मेंशन्ड हियर दैट द प्रोसीडिंग ऑफ म्यूटेशन आर ए रेवेन्यू प्रोसीडिंग बाय these proceeding the final right of parties cannot be determined and not being determined। ये जो साइटेशन है ये जालंधर सिंह वर्सेस त्रिलोक सिंह 1990 RRD 649 है। इस साइटेशन के अनुसार ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि म्यूटेशन जो है वो कोई राइट्स फाइनल राइट्स निर्धारित करे या उसके द्वारा फाइनल राइट्स निर्धारित किए जाते हैं। ये तो एक रेवेन्यू प्रक्रिया है और इस रेवेन्यू प्रक्रिया के तहत इसको दर्ज करने की पावर भी केवल तहसीलदार को है, और तहसीलदार जब ये म्यूटेशन दर्ज करता है या और अधिकारी जो सरकार के द्वारा अधिकृत होता है जब ये म्यूटेशन दर्ज करता है तो एक रेवेन्यू अफसर की तरह काम करता है, रेवेन्यू कोर्ट की तरह काम नहीं करता है। इसकी भी साइटेशन बबलू वर्सेस ठाकुरू 1963 RLV 186 में दी गई है। इसमें कहा है व्हेन प्रोसीडिंग ऑफ म्यूटेशन इज कैरिड आउट बाय तहसीलदार देन ही एक्ट्स एज ए रेवेन्यू ऑफिसर नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ रेवेन्यू। इस प्रकार हमने बता दिया। इसी प्रकार हमें ये भी बताना होगा कि ये जो कार्य है ये रेवेन्यू ऑफिसर का है। पंचायत या पंचायत समिति इस कार्य को नहीं कर सकती। इसमें 2-3 केस प्रकरण हुए हैं जो हाई कोर्ट तक या रेवेन्यू कोर्ट तक पहुँचे हैं और ये तय निश्चित किया। राजस्थान वर्सेस सरपंच ग्राम पंचायत सुहास में भी ये तथा स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस राम गोपाल में ये 2 केसों में ये प्रूव किया गया है कि पंचायत समिति और पंचायत को म्यूटेशन दर्ज करने की कोई पावर नहीं है। तो अभी तक हमने आपको ये बताया कि व्हाट इज द म्यूटेशन एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ द म्यूटेशन। हम अब म्यूटेशन का प्रोसीजर दर्ज कैसे अपनाया जाए ये भी बताएंगे और इसी के तहत म्यूटेशन की कैसे व्यवस्था है। सेक्शन 133 के अंदर सेक्शन 133 में हम देखेंगे कि म्यूटेशन से पहले म्यूटेशन के लिए इंटीमेशन करना जरूरी है और इस इंटीमेशन के तहत एनुअल रजिस्टर या दूसरा कोई भी रजिस्टर होता है, एनुअल रजिस्टर एंड एनी अदर रेलिवेंट रजिस्टर वेयर द इंटरेस्ट ऑफ लैंड आर ट्रांसफर्ड और राइजिंग of interest of revenue are transferred, interest of rent are transferred. Thus, this type of register are maintained, and like this an annual register is also maintained. And under section 133, intimation is entered in these registers. कब रजिस्टर होगी? When shall be this इंटीमेशन विल बी रजिस्टर्ड। कोई भी व्यक्ति व्हेन एनी बॉडी ट्रांसफर्ड हिज लैंड टू द नेम ऑफ अनदर ट्रांसफरी द पर्सन
in favor of whom the land is transferred and has come in his acquisition. He will give information to the Tehsildar, Patwari or relevant officers authorized for this purpose within 3 months from the date of such acquisition. And if such a person is a minor, then anybody who is holding that land and managing that land will also give the information to the relevant officers and his guardian if so. Under section 107, this information, 107 subsection 2, this information may be received by the Tehsildar himself and he may take action for such acquisitions. This type of information is mandatory. If this information is not given, then the no benefit and the no interest will be accrued in the name in favor of whom such land was transferred and such acquisition was taken. इस प्रकार मैं कह रहा हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और कि ज़मीन किस प्रकार ट्रांसफ़र हो गई है और उसकी एक्विजिशन मेरे को मिल गई है, या तो वो खुद देगा 3 महीने के अंदर अंदर जिसकी एक्विजिशन में ज़मीन आई, या अगर माइनर है तो वो जो उस ज़मीन को मैनेज कर रहा है वो व्यक्ति देगा और या उसका गार्जियन देगा. सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 107 ऑफ द एक्ट के अंतर्गत तहसीलदार शो मोटो खुद भी ऐसी इन्फॉर्मेशन ले सकता है और उस पर एक्शन कर सकता है. और ये भी जानकर आपको जानना होगा कि ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन किस प्रकार के ट्रांसफ़र में दी जाती है. व्हेन लैंड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रांसफरी टू अनदर सच एज सेल एंड अदर मेथड्स, और इट में ट्रांसफर्ड बाय सक्सेशन, it may be transferred by enforcement of any law, or it may be transferred by any other way, but any other way will be like the transfer of succession or transfer by sale, etc. Invalid transfer will not be taken into consideration. Any invalid sale will not be taken into consideration. Invalid transfer will not be considered into taken into consideration. Thus we shall see here that the transfer of land is done by 4 methods, and these 4 methods should be valid one, legal one, not against the laws. Such intimation under Registration Act of 1908 is also necessary to given by the sub-registrar when any land is registered, and in a case of this registration, any right is assigned, transferred, or any right is given up, extinguished. इस प्रकार अगर सब रजिस्ट्रार के वहाँ उप पंजीयक के वहाँ कोई लैंड ट्रांसफ़र होती है और उसको सब रजिस्टर किया जाता है और इसमें उस ज़मीन के हक हकूक़ों राइट्स में कोई अंतर आता है, कोई राइट छोड़े जाते हैं, तो इस प्रकार की सूचना वह सब रजिस्ट्रार तहसीलदार को देगा और उसकी एक कॉपी भी तहसीलदार को भेजेगा. प्रोसीडिंग ऑफ मुटेशन, मुटेशन के प्रोसीडिंग क्या होनी चाहिए? व्हाट इज़ द प्रोसीडिंग ऑफ मुटेशन? अब तक हमने क्या डिस्कस किया? व्हाट इज़ द मुटेशन, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ मुटेशन, एंड व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड. एंड इन दिस प्रोसीजर वी हैव डिस्कस सेक्शन 133
by which intimation is necessary within 3 months of such acquisition. Intimation is required to be given to the Tehsildar or any authority assigned for this purpose. अब हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि म्यूटेशन का प्रोसीजर क्या है, किस प्रकार की म्यूटेशन कैसे किया जाएगा। म्यूटेशन का सीधा सा प्रोसीजर है, गांव में एक म्यूटेशन रजिस्टर होता है और म्यूटेशन रजिस्टर को संधारित या तो पटवारी द्वारा किया जाता है या कोई भी अधिकारी सरकार के द्वारा या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित है उसके द्वारा किया जाता है। जब म्यूटेशन के लिए कोई एप्लीकेशन आती है तो म्यूटेशन की एप्लीकेशन को प्रेस्क्राइब्ड पीरियड और प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में वो म्यूटेशन रजिस्टर में दाखिला रजिस्टर में पटवारी चढ़ाता है और वो पटवारी चढ़ाकर उसको तहसीलदार के सामने पेश करता है। तहसीलदार अगर उसको सही समझता है तो म्यूटेशन दर्ज कर सकता है और अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो उस ऑब्जेक्शन की सुनाई की जाएगी। समरेली सुनाई करके फैसला करके म्यूटेशन दर्ज किया जाएगा। इस प्रकार का ये जो प्रोसेस है, सबसे पहले म्यूटेशन रजिस्टर, फिर सूचना, फिर म्यूटेशन की सूचना के बाद उसमें रजिस्टर में इंदराज, उसको पंचायत या किसी भी स्थान के बोर्ड पर टाँकना और उस एंट्री पर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको तहसीलदार को कॉग्निजेंस लेना और उसको एक्नॉलेजमेंट देना और उस कॉग्निजेंस को समरी एग्जामिनेशन के द्वारा जांच करना और जब समरी एग्जामिनेशन में वो फिट पाया जाए तो उसको पास कर देना। परंतु ये बात ज़रूर है कि पोजीशन, कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और रियल पोजीशन उस लैंड की उसके पास होनी चाहिए। इस आधार पर ये समरी एग्जामिनेशन होता है। ये ज़रूर है कि ये कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और रियल पोजीशन इनवैलिड नहीं होनी चाहिए, इलीगल रूप से ली हुई नहीं होनी चाहिए। ये किसी भी राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 के प्रोविजंस के खिलाफ या टीनेंसी एक्ट के खिलाफ, टीनेंसी एक्ट 1955 के खिलाफ या कोई भी ऐसा कानून जो सतत रूप से उस वक्त लागू हो उस प्रकार से नहीं होनी चाहिए, जिससे कि इस प्रकार की इनवैलिड पोजीशन और एक्विजिशन ऑफ लैंड को आधार पर म्यूटेशन नहीं किया जाएगा और म्यूटेशन कर भी दिया जाए तो खारिज कर दिया जाएगा। ये सब जांच के बाद जिस्ट ऑर्डर ऑफ म्यूटेशन विल बी एंटर्ड एंड साइंड बाय द तहसीलदार or any officer appointed for purpose, and same entries will be made in the passbooks and registers, and these entries will be signed by तहसीलदार। अब जब ये म्यूटेशन का जिस्ट उसमें चढ़ा दिया जाएगा तो उस जिस्ट को एक एंट्री पासबुक में की जाएगी जो किसान की पासबुक मानी जाती है और वो किसान को दे दी जाएगी और इसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फीस ली जाएगी। ये जो प्रोसीजर है ये सेक्शन 135 ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में दिया हुआ है। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि म्यूटेशन की प्रक्रिया को आप पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। ये जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब हम खेती की ज़मीन लेते हैं तो खेती की ज़मीन लेने के बाद, रजिस्ट्री करवाने के बाद हमें ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये ज़मीन हमारी हो गई, जब तक कि उसका दाखला हमारे पक्ष में नहीं हो जाएगा और रिकॉर्ड में हमारे पक्ष में नहीं हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर 12 कुछ समय निर्धारित की गई है, 12 वर्ष 24 वर्ष तक अगर हम कोई म्यूटेशन ज़मीन का नहीं कराएं तो कई बार ऐसे फैसले कोर्टों के आए हैं कि हमारी ज़मीन खरीदी हुई होने के बाद भी वो जिसके हक में कब्जा है और हमने म्यूटेशन नहीं करवाया, दाखला नहीं दर्ज करवाया, तो उसी के पक्ष में वो ज़मीन रेवेन्यू बोर्ड ने दे दी। इस प्रकार कितनी आवश्यकता है म्यूटेशन की ये मैंने अपने लेक्चर में बताया। ये केवल विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी नहीं है,
ये लेक्चर आम जनता के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेन देन और ज़मीनों का ट्रांसफ़र अमूमन होता है। मैं इस लेक्चर में पुनः एक समरी बताऊंगा कि म्यूटेशन क्या है। म्यूटेशन, जब ज़मीन किसी एक व्यक्ति से दूसरे को दिए जाती है और उसके कब्जे में आती है, तो उसका जो ज़मीन देने वाला है उसके नाम की जगह लेने वाले के नाम एक म्यूटेशन रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है ये फाइनल राइट्स निर्धारित नहीं करती, ये केवल सरकार की जो रेंट है उसकी प्राप्ति की एक प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति जिसके पास ज़मीन कब्जे में है वो सरकार को अपना रेंट दे दे। क्योंकि अब तो ये रेंट की भी समस्याएं लगभग ख़त्म होगी, क्योंकि ज़्यादातर देश के स्टेट्स ने ये जो रेंट जो है, ये रेवेन्यू रेंट जो है, खेती का जो रेंट ख़त्म कर दिया। फिर भी ये इसका सीधा सार्थ यही है कि ये फाइनल राइट्स इससे निर्धारित नहीं होते, परंतु मैक्सिमम राइट इसी से निर्धारित होते हैं। ये म्यूटेशन रजिस्टर प्रत्येक गांव में रखा जाता है, वहाँ पटवारी बैठता है। धारा 135 के अंदर पटवारी को ये बताया जाता है कि हमने इस ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली, या हमारे पिताजी मर गए तो उसके सक्सेशन में ज़मीन आनी है, या सरकार ने हमें कोई अलॉट की है, या और कारणों से ज़मीन हमें आनी है जो वैलिड कारण है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, और उसकी सूचना पटवारी को दी जाती है। पटवारी उसको उस रजिस्टर में इंदराज करता है, और इंदराज करके उसके किसी गांव में पंचायत भवन के बोर्ड पर या अन्य ऐसी जगह टाँगता है ताकि कोई ऑब्जेक्शन हो। अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है। तहसीलदार उसकी समरी ट्रायल करता है, समरी एग्जामिनेशन के बाद वो फैसला देता है और म्यूटेशन का जिस्ट दर्ज कर दिया जाता है। पर इसमें समरी एग्जामिनेशन में ज़रूर देखा जाएगा कि वास्तविक और कंस्ट्रक्टिव कब्जा ज़मीन का किसके पास है, और वो जो कब्जा है वो वैलिड है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, और ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन दिस म्यूटेशन प्रोसेस विल बी डिटरमाइंड। ये निश्चित करने के बाद जिस्ट उसका म्यूटेशन रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा और उस किसान की पासबुक में भी दर्ज कर दिया जाएगा। ये जो म्यूटेशन की प्रक्रिया है ये एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित है, जिससे पहले सरकारें एग्रीकल्चर लैंड पर रेंट निर्धारित करती थी और लेती थी। इस प्रकार मैं सोचता हूँ कि ये लेक्चर विद्यार्थियों के लिए ही लाभदायक नहीं होगा, लीगल लॉ के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक नहीं होगा, बल्कि ये लेक्चर अन्य व्यक्तियों के लिए भी जीवन में लाभदायक होगा। और आरएस में भी मेन के अंदर ये पेपर है जिसमें म्यूटेशन पे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो ये भी उनको इस लेक्चर को सुनना चाहिए। सो आई शैल बी हैप्पी टू नो दैट यू मे हैव अंडरस्टूड द लेक्चर, और if you understood, may share this lecture to your friends. I shall be motivated if you subscribe my channel. Thanks you.